हेलो स्टूडेंट। आज हम प्लेटो जो अध्याय है प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक उसके अंतर्गत अंतिम बिंदु में आ गए हैं। प्लेटो के हमने साम्यवाद के सिद्धांत को विस्तार से समझा, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को विस्तार से समझा, प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको भी हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अंतिम बिंदु आता है कि प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली थी उसकी अलग अलग विद्वानों ने क्या आलोचना की थी। तो आज हम प्लेटो अध्याय के अंतर्गत अंतिम टॉपिक प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना का अध्ययन करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। प्लेटो की शिक्षा की अनेक गंभीर आलोचनाएं हुई हैं जो इस प्रकार हैं। प्रथम है अप्रजातांत्रिक तथा एकांगी। प्लेटो की शिक्षा योजना को अप्रजातांत्रिक तथा एकांगी शिक्षा योजना की संज्ञा दी गई है। इसका राज्य के समस्त नागरिकों से कोई संबंध नहीं है। राज्य के अत्यंत ही छोटे जन समुदाय को प्लेटो ने इस बात का सौभाग्य दिया है कि वे ज्ञान के प्रकाश से अपनी आत्मा को आलोकित कर सकें तथा नागरिकता एवं सामाजिकता का समुचित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। राज्य के अंतर्गत जो विशाल उत्पादक वर्ग होता है उसको प्लेटो ने शिक्षा से पूर्ण रूप से वंचित कर दिया है। उसको किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई। इस विशाल जन संकुल को प्लेटो की दृष्टि में कोई महत्व नहीं था, अतः इस वर्ग के लिए उसने शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं बल्कि इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की है कि वह अपने उद्योग धंधों को का ही समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। प्लेटो की जो शिक्षा योजना थी वो केवल एलिट वर्ग, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं अभिजात वर्ग के लिए ही थी। इसीलिए वेलूर ने लिखा है कि प्लेटो अभिजात वर्ग का व्यक्ति होने के कारण उत्पादकों से घृणा करता था। दूसरी आलोचना की जाती है कि प्लेटो की शिक्षा योजना में साहित्य की उपेक्षा की गई। इस शिक्षा योजना में साहित्य को बहुत कम महत्व और गणित को बहुत अधिक महत्व दिया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। साहित्य जीवन का दर्पण है और मानव की कोमल भावनाओं को विकसित कर सके उसके दृष्टिकोण को व्यापक करता। इस दृष्टि से गणित तथा दर्शन के साथ कला और साहित्य की शिक्षा पर भी समुचित बल दिया जाना चाहिए। तीसरी आलोचना ये की जाती है कि कला पर नियंत्रण। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से यह शिक्षा पद्धति इस दृष्टि से भी अन्यायपूर्ण है कि इसके अंतर्गत कवि और कलाकार को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास किया गया। स्वाधीनता कला और साहित्य के विकास की प्रथम स्थिति है। नैतिक उपदेश के पास में जकड़ी हुई कला मानव हृदय को स्पर्श नहीं कर सकती, और जो कला मर्म स्पर्शी नहीं होती है वो मानव के आचार विचार में परिवर्तन भी नहीं ला सकती। अतः कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण स्थापित करना गलत। चतुर्थ विशेषता है या आलोचना है शिक्षा कर्म लंबा और खर्चीला। प्लेटो की शिक्षा एक निश्चित आयु तक सीमित नहीं रहती, वह तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। दार्शनिक शासक को 35 वर्ष तक केवल शिक्षा ही प्राप्त करते रहना चाहिए। प्लेटो ये भूल जाता है कि एक विशेष अवस्था के पश्चात कोरा किताबी ज्ञान मानव मस्तिष्क को संतुष्ट करने में असमर्थ होता है। व्यवहार में इस प्रकार की शिक्षा प्रतिभा संपन्न ही नहीं वरन धनी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्लेटो की जो शिक्षा है वो अत्यंत लंबी और खर्चीली है। व्यक्ति का बलिदान।
प्लेटो की शिक्षा योजना में व्यक्तिगत विकास का बलिदान होता है। प्लेटो की शिक्षा राज्य की प्रकृति तथा आवश्यकताओं पर इतनी अधिक केंद्रित है कि व्यक्तिगत विकास का राज्य के हितों के सम्मुख बलिदान हो गया। पॉपर के अनुसार प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य आत्म समीक्षा एवं समीक्षात्मक विचारों को जगाना नहीं है, बल्कि मत शिक्षण इंट्रोडक्शन है। मस्तिष्क एवं आत्मा को एक ऐसे सांचे में ढालना है कि वे स्वतंत्र रूप से कुछ करने के योग्य न हो सके। अगली आलोचना ये की जाती है कि इसमें विरोधाभास है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली एक ओर तो आदर्श राज्य का आधार है, दूसरी ओर शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण। यदि उचित शिक्षा के द्वारा आदर्श राज्य का भवन नहीं टिक सकता तो राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण उचित नहीं हो सकता। एक ओर तो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए पहली शर्तें उचित शिक्षा, दूसरी ओर उचित शिक्षा की व्यवस्था आदर्श राज्य की स्थापना के बाद ही की जाएगी। अतः इन दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास देखने को मिलता है। अगली और अंतिम आलोचना है शिल्पियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देना। शिल्पियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं। राज्य में शिक्षा के इतने महत्व को ध्यान में रखते हुए ये आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है कि प्लेटो शिल्पियों की शिक्षा के संबंध में कहीं विचार नहीं करता। वह यह भी नहीं बताता कि क्या उन्हें प्राथमिक शिक्षा देनी ही है। इससे पुनः ये ज्ञात होता है कि प्लेटो के निष्कर्ष कितने असंबद्ध और साधारण किस्म के हैं। प्लेटो ये चाहता है कि शिल्पियों के होनहार बच्चों को भी उचित शिक्षा का प्रबंध हो, लेकिन ये उस समय तक संभव नहीं है जब तक कि प्रतियोगी शिक्षा प्रणाली के द्वारा चुनाव न हो जाए। प्लेटो ने इस बारे में विस्तार से नहीं लिखा है। इस विषय में जेलर का कहना है कि प्लेटो अभिजात वर्ग का व्यक्ति होने के कारण शिल्पियों से घृणा करता था। फिर भी यह निश्चित है कि प्लेटो का सामान्य शिक्षा में कम विश्वास था। वह अधिक प्रतिभा संपन्न बच्चों के लिए चुनी हुई शिक्षा में ही यकीन करता था। अब इस बिंदु का इस टॉपिक का निष्कर्ष शिक्षा योजना का क्या है हम देखते हैं। प्लेटो ने हमें एक शिक्षा का उत्कर्ष प्रदान किया। उसकी शिक्षा सीमित नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी है, संकीर्ण नहीं, सर्वांगीण भी है। एबन स्टीन ने प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करते हुए ठीक ही लिखा है कि यद्यपि प्रजातांत्रिक प्रणाली प्लेटो की कुलीन वर्गीय राजनीति शासकों के प्रशिक्षण की योजना को अस्वीकार करती रहेगी, फिर भी यह सार्वजनिक सेवकों के प्रशिक्षण की संभावना और वांछनीयता को अधिक सहानुभूति पूर्ण ढंग से देखती रहेगी। तो इस प्रकार आज हमारा ये प्लेटो अध्याय पूरा होता है। इसमें हमने 3 मुख्य बातों को पढ़ा है, शिक्षा, साम्यवाद और न्याय। कल हम एक नवीन अध्याय का प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।